सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। और हैप्पी गुड मॉर्निंग। संडे है आज और ऑर्गन डे है। ठीक है जी। तो ऑर्गन में कौन सा एफरिज्म चलेगा आज, बताएगा कोई? 95। 95। ओके। 95। 95 ओके, ठीक है। तो ये अपना 84 से 99 के लिए कंटेंट में क्या रखा है? इंस्ट्रक्शंस टू द फिजिशियन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज। तो 95 94 होना चाहिए बेटा। 94 होना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रशांत देख लो एक बार। तो पिछले वाली 94 का फुटनोट भी हो गया था वैसे 87 ना, फुटनोट 87 87 भी हो गया था। कराने के लिए फीमेल स्पेशल नेसेसिटी। तो हाँ, गुड गुड गुड। तो 95 एफोरिज्म से चलेंगे। 95 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इन क्रॉनिक डिजीजेज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइंस ऑफ डिजीज अबव मेंशन्ड एंड ऑल of all others must be pursued as carefully and circumstantially as possible, and the most minute peculiarities must be attended to। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की है। द मोस्ट माइन्यूट peculiarities must be attended to, partially because in these diseases they are the most characteristic and least resemble those of acute diseases, and if a cure is to be effected they cannot be too accurately noted। तो बेसिकली हनीमैन साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जब हम इनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनके साइन ऑफ डिजीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्रॉनिक डिजीज के जो अब मेंशन करे गए हैं, एंड ऑल अदर्स मस्ट बी परस्यूड एज केयरफुली एंड सर्कमस्टेंशियली एज पॉसिबल। तो जो ऊपर बताई गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या साइंस पे हमें ध्यान देना, संकेतों पे डिजीज के, क्रॉनिक डिजीज में ऊपर जो मेंशन करे गए हैं, और दूसरे जो हैं उन पे जो जिन पर हमें ध्यान दे रहा है, तो कह रहे हैं हनीमैन साहब के फिजिशियन को बड़ी सावधानी पूर्वक तरीके से और सर्कमस्टेंशियली जितना संभव हो सके उसको उतना सावधानी पूर्वक तरीके से उनको गौर करे, उनको पकड़े, उन पे ध्यान दे। और आगे कह रहे हैं कि एंड द मोस्ट माइन्यूट पिक्युलरिटीज मस्ट बी अटेंडेड टू, बारीक से बारीक बात को भी, बारीक से बारीक विशेषता को भी अमितपाल भाई वो अटेंड करे। ये ना सोचे कि ये तो बहुत माइन्यूट इंफॉर्मेशन है, बड़ी कैजुअल सी लग रही है क्रॉनिक केस में, उसको आई गई ना करे। माइन्यूट से बारीक पिक्युलरिटीज की को भी अटेंड करे। और इनको क्यों अटेंड करे? पार्टली बिकॉज इन दीज डिजीजेस दे आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड लीस्ट रिजेंबल दोज ऑफ एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेज में जितनी ज्यादा दिखती हैं वो पिक्युलरिटीज, उनके कंपैरिजन में क्रॉनिक डिजीज में ये पार्शियली रह जाती हैं, है जी। एक तो ये बहुत कम दिखने लगती हैं, दब जाती हैं एक तरह से नीचे, जबकि ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और दिखती हैं कम एक्यूट डिजीज की अपेक्षा। एक्यूट डिजीज में तो जो मेन सिम्टम है वो आ जाता है उभर के, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज कई सालों से, 10-20 सालों से ये पुराना हो जाता है, जो मेन सिम्टम है वो बहुत ही पार्शियली रह जाता, आंशिक रह जाता है, माइन्यूट इंफॉर्मेशन के रूप में रह जाता है। तो इसलिए इन माइन्यूट पिक्युलरिटीज का महत्व क्रॉनिक डिजीज में और ज्यादा बढ़ जाता है डॉक्टर सिमरन जी।
इसलिए तो पूछा जाता है कि सबसे पहला सिम्टम क्या आया क्या था था? बॉडी में। हाँ, एक तो ऐसे पूछते हैं, और दूसरा दूसरा एक और ये है कि मरीज कह के निकल लेता है कि साहब मैं ना सुबह को 3 बार जाता हूँ लैट्रिन, या मैं 2 बार जाता हूँ। कब से? साहब मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ। तो मरीज, डॉक्टर भी सोचता है कि ये तो 10 साल से दिक्कत है, ये तो बचपन से दिक्कत है इसको, है ना दीपशिका? जी। तो ये दीपशिका तो शायद म्यूट पे है क्या? डॉक्टर श्रेय भी हैं? तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक माइन्यूट पिक्यूलियर इंफॉर्मेशन हैं, ये बहुत ही कैजुअल सा लेता पेशेंट भी और फिजिशियन भी कई बार ध्यान नहीं दे पाता, जबकि ये मेन सिम्टम या मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है ये उनमें लीस्ट रिजेंबल रहता है, जबकि एक्यूट में उल्टा है। डॉक्टर अमित भाई जी। कह रहे हैं, एंड इफ ए क्योर इज टू बी अफेक्टेड दे कैन नॉट बी टू एक्यूरेटली नोटेड। अगर कोई क्योर अफेक्टेड रह गया या सही से नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये समझ लो कि इनको टू एक्यूरेटली नोटेड नहीं किया गया, या ऐसा कह लो अगर किसी को क्योर करना है इन डिजीज को, तो फिर टू एक्यूरेटली नोटेड करना ही होगा। उन माइन्यूट इंफॉर्मेशन को बहुत बारीकी से अटेंड करना होगा। यही है ना डॉक्टर सिमरन? जी 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 बिल्कुल। Partly because the patients become so used to their long sufferings that they pay little or no heed to the lesser accessory symptoms. अभी देखो यही बात बता दिया आगे कि ये क्यों इग्नोरेंस में चले जाती हैं, ये इंफॉर्मेशन क्यों छूट जाती हैं। ये कह रहे हैं आंशिक रूप से तो बात ये है कि जो पेशेंट है वो इनका यूज टू हो जाता है लंबे समय से इस सफरिंग के प्रति, और वो बहुत थोड़ा सा ध्यान देता है, और वो इस पर ध्यान देता भी नहीं है कई बार इस लेसर एसेसरी सिम्टम के ऊपर, विच आर ऑफन वेरी प्रेग्नेंट विद मीनिंग। और जबकि यही एसेसरी सिम्टम, लेसर सिम्टम बहुत ही ज्यादा फलदायक होता, फ्रूटफुल होता। यहाँ प्रेग्नेंट का मतलब फलदायक या फ्रूटफुल होगा, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ये कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। ऑफन वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ द रेमेडी। और लो इससे भी आगे की एक बात, अक्सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चॉइस ऑफ रेमेडी को निश्चित करने हेतु, तय करने हेतु, फाइनल करने हेतु। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है अब इसका, माइन्यूट पिक्युलरिटी का। वही चीज हो गई ना बॉस। हाँ बेटा, वही चीज हो गई ना, जैसे हम कॉन्कमिटेंट्स देखते हैं, तो अगर वो इतना स्पेसिफाई कर देता है सिम्टम, तो हमारे लिए रेमेडी डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ तो हाँ, ये एसेसरी सिम्टम भी जो कंकोमिटेंट के रूप में, हाँ। बिल्कुल। अब जी, वैसे जी, भी मेन जो सिम्टम है उसकी अपेंडेज तो नजर आएगी भाई, मेन तो दब गया, अब तो उसकी कोई एसेसरी सिम्टम उसके साथ जुड़ी हुई उसमें नजर आएगी, शाखा के साथ मिलेगा, मेन शाखा के साथ, और ये शाखा उसकी कंकोमिटेंट है, एसेसरी सिम्टम है। जी जी। ये टिप ऑफ आइसबर्ग जैसी बात लग रही है मुझे। हाँ। हाँ। जैसे एक टिप ऑफ आइसबर्ग है कि गए तो ये थोड़ा सा टॉप सा दिख रहा था, जब अंदर गए तो इसमें तो बहुत बड़ा कुछ निकला। तो इसलिए ये बहुत ही यूजफुल होता है डिटरमाइन करने में चॉइस ऑफ द रेमेडी को अक्सर, एंड रिगार्ड देम ऑलमोस्ट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन, ऑलमोस्ट एज हेल्थ, द रियल फीलिंग ऑफ विच दे हैव वेल नाई forgotten in their sometimes 15 or 20 years of suffering। वेल नाई का मतलब ऑलमोस्ट, नियरली, लगभग। वेल नाई का मतलब होता है कह रहे हैं एंड रिगार्ड देम ऑलमोस्ट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन, और इसलिए इनको नेसेसरी पार्ट उनकी कंडीशंस के रूप में रिगार्ड देना होगा।
ऑलमोस्ट एज हेल्थ। अच्छा, पेशेंट कह रहा है कि वो अब इसको ऑलमोस्ट एज हेल्थ का ही पार्ट मान लेता है ना? एज रिगार्ड देम ऑलमोस्ट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन, ऑलमोस्ट एज हेल्थ। हेल्थ जी। कह रहे वो हैं होता है ना, हाँ मित्र। मतलब बहुत से सिम्टम बॉडी में ऐसे आ जाते हैं ना, पेशेंट तो नहीं कहते डॉक्टर साहब उन्हें तो छोड़ो, उनकी तो कोई बात नहीं, आप ये हाँ देखो। छोड़ो डॉक्टर साहब, वो तो ये तो है ही। आप इसे ये तो देखो, है। आप जैसे कि इसे आप कह रहे, देखो। जैसे अभी कह नहीं रहे थे, जैसे कि सुबह सुबह 3 बार जाता है, ये हाँ डॉक्टर साहब वो तो कोई नहीं, हाँ उनको छोड़ के देखो। हाँ। कह रहे हैं द रियल फीलिंग ऑफ विच दे हैव वेल नाई फॉरगेटन इन देयर समटाइम्स 15 और 20 years ऑफ सफरिंग। और उसकी जो रियल फीलिंग है उस सिम्टम की, वो लगभग भूल चुका होता है पेशेंट अपने 15 से 20 साल के सफरिंग के दौरान। बिल्कुल वो हैबिचुअल हो जाता है मितपाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। And they can scarcely bring themselves to believe that these accessory symptoms, these greater or lesser deviations from the healthy state, can have any connection with their principal malady। और चूंकि वो इस सफरिंग को 15 से 20 साल के दौरान भूल चुका होता है लगभग, तो वो बड़ी मुश्किल से ही अब उसे विश्वास भी आता है इस बात को लेकर के ये जो छोटी मोटी जो एसेसरी सिम्टम है मेरे, क्या वास्तव में इनका बहुत बड़ा बदलाव जो के रूप में या बहुत थोड़े से डेविएशन के रूप में हेल्दी स्टेट के, क्या इनका वाकई कनेक्शन है प्रिंसिपल मेलेडी से? जो मेरी असली बीमारी है उसका वाकई लेना देना है इस छोटे से बदलाव से स्वास्थ्य में, या बड़े से बड़े बदलाव के स्वास्थ्य में? तो कहने का लबाब ये है कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिनको पेशेंट भी ये नहीं समझ पाता कि ये मेरी असली जड़ ये है, मेरी असली बीमारी की। अब अमित भाई बात करें आप और हम सब मिलके कि अगर कोई बंदा क्योर नहीं हो रहा और उसका स्वभाव बहुत ही सक्सेस वाला है, तो उसे कह देंगे तो ऐसे ही है, तो होशियार ही रहा शुरू से ही, और पता चला उसकी बीमारी के पीछे अड़ंगा हुई है। समझ रहे ना अमित? बिल्कुल बिल्कुल। और उसे कह देते ही तो होशियार ही रहा शुरू से। डॉक्टर साहब उसे छोड़ो, इसे तो ये तो होशियार रहा ही है, जी इसकी तो आदत ही ऐसी रही है शुरू से। और जबकि वही उसकी मेन बीमारी का कारण बनता है। बिल्कुल। तो ये था 95। किसी को कोई अपना पॉइंट रखना है तो बताओ भाई, कुछ और समझ में आ रहा हो तो। डॉक्टर श्रेय, दीपशिका भी हैं, अजय भाई, दीपशिका तो ऑन करके ही निकल रही है आज। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। बिल्कुल जी। 96 एफोरिज्म में कह रहे हैं Besides this, patients themselves differ so much in their dispositions that some, especially the so-called hypochondriacs and other persons of great sensitiveness and impatient of suffering, portray their symptoms in too vivid colors, and in order to induce the physician to give them relief, describe their ailments in exaggerated expressions। एक कंडीशन और आएगी जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होगे केस को, केस टेकिंग ले रहे होगे। कह रहे हैं इसके अलावा पेशेंट्स themselves differ so much in their disposition, पेशेंट का अपना अपना डिस्पोजिशन होता है और बहुत डिफर करते हैं पेशेंट एक दूसरे से अपने डिस्पोजिशंस के रूप में। कैसे? That some, especially the so-called hypochondriacs and other persons of great sensitiveness and impatient of suffering, कुछ तो हाइपोकॉन्ड्रियक कैटेगरी के होते हैं और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं अपनी सफरिंग को लेकर के। तो ये क्या करते हैं? पोर्ट्रे देयर सिम्टम्स इन टू विविड कलर। तो ये अपने सिम्टम्स को ऐसा
रंगीन बना के पेश करते हैं आपके सामने, बड़े एक्सप्रेशन के साथ, बड़ा जोर दे करके, जो कि इतना मेन है भी नहीं उसे भी बढ़ा चढ़ा करके। और ये इसलिए करते हैं ताकि ये इंड्यूस करते हैं फिजिशियन को कि वो उन्हें रिलीफ दे सके जल्दी से जल्दी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब देयर एलिमेंट इन एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन। तो ये जो हाइपोकॉन्ड्रियक्स लोग हैं, ये जो सेंसिटिव लोग हैं, ये अपने सिम्टम को, छोटे से छोटे सिम्टम को विविड कलर भर के पेशेंट के साथ, फिजिशियन के सामने पेश करेंगे ताकि वो प्रेरित हो सके उनको आराम देने के लिए। और इसलिए अपनी उन एलिमेंट्स को वो बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेशंस के साथ बताते हैं। ये भी एक समस्या आती है वहां फिजिशियन के सामने, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, उनसे पूछो कि वो क्या हुआ था, तो डॉक्टर साहब मैं ना वहां गया था तो वहां ऐसा हुआ था, तो उसने ऐसा कहा था, तो ऐसे हुआ था। तो मुझे से फिजिशियन कहता भाई तुम यहाँ आया था ये बता पहले तुम वहां कहाँ गया था। हाँ, बात हाँ, तो ये तो और आसान कर देते हैं। ये और ज्यादा आपको उलझन में डालेगा। लेकिन फुटनोट 88 में इनका वो बता दिया सॉल्यूशन कि ऐसे लोगों को कैसे डील करना आपको। कह रहे हैं कि ए प्योर फैब्रिकेशन ऑफ सिम्टम्स एंड सफरिंग विल नेवर बी मेट विद इन हाइपोकॉन्ड्रियक्स इवन इन द मोस्ट इम्पेशेंट ऑफ देम। लगा कह रहे हैं ए कंपैरिजन ऑफ द सफरिंग्स दे कंप्लेन of at various times when the physician gives them nothing at all or something quite unmedicinal proves this plainly। ये जो प्योर फैब्रिकेशन, ये जो बुना बुनाया केस सिम्टम्स का वो रखते हैं आपके सामने, फैब्रिकेट करके, ताना बाना बुन के जो आपके सामने सिम्टम्स का और सफरिंग्स का वो पेश करते हैं। कह रहे हैं विल नेवर बी मेट विद इन हाइपोकॉन्ड्रियक्स। या फिर दूसरा भाव इसका ऐसा कह लो कि जो प्योर फैब्रिकेशन है सिम्टम का, जो प्योर इंफॉर्मेशन है सफरिंग्स की, वो कभी भी नहीं मिल पाएगी इन हाइपोकॉन्ड्रियक्स के माध्यम से, इवन इन द मोस्ट इम्पेशेंट ऑफ देम। मोस्ट इम्पेशेंट उनमें जो है उनसे भी नहीं मिल पाएगी, यानी कि वो इम्पेशेंट भी रहेंगे एक तरह से। तो फिर यहाँ कह रहे हैं हैनीमैन साहब फिजिशियंस के लिए कि वो क्या करे। कह रहे ए कंपैरिजन ऑफ द सफरिंग्स दे कंप्लेन ऑफ एट वेरियस टाइम्स व्हेन द फिजिशियन गिव्स देम नथिंग एट ऑल। कई बार, कई विजिट तक अमितपाल, कई विजिट तक जो भी वो आ रहा है वो कंपैरिजन करता रहे कि उसको भले जल्दी जल्दी बुला ले 4 दिन के अंतर से ही, कि पहली बार क्या बताया था, फिर दोबारा आया तो दोबारा क्या बताया, तिबारा आया तो तिबारा क्या बताया। तो कई बार उसको केवल प्लेन एसल ही दे, बिल्कुल, या तो अनमेडिसिनल, क्वाइट अनमेडिसिनल वो दे मटेरियल, या कुछ ना दे। तो क्या होगा फिर जब 2 बार की 3 बार की विजिट में जो वो सिम्टम्स देगा, जब आपके पास वो सारी पिक्चर इकट्ठा हो जाएगी उसकी। तो कह रहे हैं वेरियस टाइम्स तक जो है फिजिशियन को उनको कुछ नहीं देना होता है, समथिंग क्वाइट अनमेडिसिनल देना होता है। तो वो इस बात को प्रूव कर देगा प्लेनली। बट वी मस्ट डिडक्ट समथिंग फ्रॉम देयर एग्जैजरेशन at all events ascribe the strong character of their expressions to their excessive sensibility, in which case this very exaggeration of their expressions when taking of their ailments becomes of itself an important symptom in the list of features of which the portrait of the disease is composed। भले देवे तो कुछ ना मेडिसिन के रूप में, लेकिन अब यहाँ क्या करना चाहिए, फिजिशियन को डिडक्ट करते रहना चाहिए समथिंग फ्रॉम देयर एग्जैजरेशन, उनका जो एग्जैजरेट करके जो इंफॉर्मेशन बता रखी है उनमें से कुछ
छांटता रहे, डिडक्ट करता रहे, और फिर ये देखे कि एट ऑल इवेंट्स एस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग करेक्टर ऑफ देयर एक्सप्रेशन टू देयर एक्सेसिव सेंसिबिलिटी। और सभी जब भी वो आ रहा है, जितनी बार भी वो घटना हुई, आमना सामना हुआ, जिस सिम्टम को वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर के साथ एक्सप्रेस कर रहा हो हर बार, क्योंकि वो बदलेगा जरूर, पीछे कुछ बताया था, अगली बार कुछ और बताएगा, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाला एक्सप्रेशन जो वो हर बार बताता है जी, एक्सेसिव सेंसिबिलिटी के साथ, तो उसे अलग कर ले, उसे अलग कर ले जिन सिम्टम को वो बार बार बता रहा है। क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट की एक खास बात होगी कि वो सेम पिक्चर दे ही नहीं सकता अगली बार, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर अमित। तो जो वो बार बार बता रहा है हर इवेंट में, सभी इवेंट में जो उसने बताया है स्ट्रॉन्ग करेक्टर अपने एक्सप्रेशन के साथ, देयर एक्सेसिव सेंसिबिलिटी के साथ, इन विच केस दिस वेरी exaggeration of this expression when talking of their ailment becomes of itself an important symptom in the list of feature of which the portrait the disease is composed। तो ये सिम्टम, ये जो छाटा आपने, ये वाला एग्जेजरेटेड सिम्टम्स जो है, ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम बन जाएगा फिर लिस्ट ऑफ फीचर्स का। जो पोर्ट्रेट तैयार कर रहा है डिजीज, आप जिससे पोर्ट्रेट तैयार कर रहे हो, उसका एक अहम हिस्सा ये सिम्टम बन जाएगा, वो वाला जो वो हर बार बता रहा है। तो वो उसका ओरिजिनल है, इसका मतलब। द केस, हाँ अमित, मैं कह रहा हूँ कि एक तो बात ये होगी जो सब बताई सब, हाँ, एक लगती है कि इस तरीके के केस में ना मोस्ट फिजिकल सिम्टम की तरफ, हाँ क्या बात कह दी। यहाँ पे जनरली वैसे माइंड पे वैसे भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन केसेस में तो बिल्कुल फिजिकल पे ही फोकस करो स्पेशली। बहुत बढ़िया बात कह दी दोस्त आपने, क्योंकि बॉडी कैन नेवर लाई, बिल्कुल बॉडी कैन नेवर लाई। तो बिल्कुल आप कह रहे हो, ये हमारा एक दूसरा ये भी है कि अगर हम फिजिकल को ज्यादा यहाँ फोकस करेंगे तो फिर भी हम इनको सही से पकड़ लेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियक्स को और इम्पेशेंट पेशेंट को, सेंसिटिव पेशेंट को। लेकिन अब यहाँ एक एक्सेप्शन बताया है, कह रहे हैं द केस इज डिफरेंट विद इंसेन पर्सन एंड रास्कली फेनर ऑफ डिजीज। लेकिन यही बात में अंतर आ जाएगा, जो कोई पागल व्यक्ति हो, सैनिटी में ना हो, और या जो दुष्ट पापी दुष्ट हो, बनावटी बीमारियां बताने का, जो एक फेनर ऑफ डिजीज, फेनिंग सीकनेस का शिकार हो, या जो इंसेन है जिसका माइंड साउंड ही ना हो, ब्रेन साइकी साउंड ही ना हो, तो उन केसेस में फिर आप सावधान रहना, वहां अलग बात हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट या वेरी सेंसिटिव पेशेंट को आप पकड़ सकते हो, अदरवाइज आप हर फोन कॉल पे दवाई बदलोगे। बिल्कुल, ये हर फोन कॉल पे दवाई बदलवा लेंगे आपसे। क्या बात है। तो ये था 96। 97 में कह रहे हैं अदर इंडिविजुअल्स ऑफ एन अपोजिट करेक्टर। अभी पहले जो हाइपोकॉन्ड्रियक और सेंसिटिव बताए थे, अब दूसरा रूप बताएंगे, दूसरे तरह के पेशेंट कौन आएंगे आपके पास। 97 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि अदर इंडिविजुअल्स ऑफ एन अपोजिट करेक्टर हाउएवर पार्टली फ्रॉम इंडोलेंस, पार्टली फ्रॉम फॉल्स मॉडेस्टी, partly from a kind of mildness of disposition or weakness of mind, refrain from mentioning a number of their symptoms, described them in vague terms, or allege some of them to be of no consequence।
दूसरी तरफ आपके पास ऐसा इंडिविजुअल आ सकता है मित्रपाल भाई, जो बिल्कुल अपोजिट करेक्टर का होगा, सेंसिटिव और हाइपोकॉन्ड्रियक के अपोजिट होगा, जो कि पार्टली या तो अपनी सुस्ती की वजह से, इंडोलेंस की वजह से, आलस की वजह से, या पार्टली एक फाल्स मॉडेस्टी की वजह से, अपने आप को सम्मानित, यार क्या समझेगा, अपने आप को एक बड़ा आदरणीय मानता हुआ भी नहीं बताएगा कि मेरा आदर तक सम्मान मानता अपना, वो कहते ना झूठी मॉडेस्टी, जूडिज्म में जो जीते हैं। पार्टली फ्रॉम ए काइंड ऑफ माइल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन, या किसी किसी का स्वभाव नरम होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, उस वजह से, या माइंड काम नहीं कर रहा, माइंड कमजोर पड़ रहा है। कह रहे वो रोक लेता है कुछ मेंशन करने से ऐसे सिम्टम्स की संख्याओं को, या ऐसे नंबर ऑफ सिम्टम को, और उनको वो वेग टर्म में डिस्क्राइब करता है, मतलब खुल के नहीं बताता। वो इन कारणों की वजह से वो कह रहे फ्रॉम रिफ्रेन का मतलब रोक लेना, फ्रॉम मेंशनिंग ए नंबर ऑफ देयर सिम्टम्स, में अपने सिम्टम्स को मेंशन करना केस स्टडी के दौरान रोक लेता, या कह रहे डिस्क्राइब देम इन वेग टर्म्स, और उनको वेग टर्म, अस्पष्ट टर्म के रूप में वो डिस्क्राइब करता है। कई पेशेंट आते हैं वो टर्मिनोलॉजी बताने लगते हैं, तब मेरे को गैस्ट्राइटिस हो रखी, तब मेरे को यूटीआई हुआ है ना, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया टर्म्स देने के चक्कर में होते हैं ये फाल्स मॉडेस्टी वाले। करें और एलीज सम ऑफ देम टू बी ऑफ नो कंसिक्वेंस, और या कुछ ऐसे, कुछ को ऐसे वो करते हैं, मानते हैं, एलीज का मतलब है टू एसर्ट, या विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के प्रस्तुत करना, सम ऑफ देम टू बी ऑफ नो कंसिक्वेंस, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो जिनका कोई वहां मेल नहीं आ रहा, कुछ ऐसे भी सिम्टम्स को यहाँ ये वो प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से यहाँ भी बंदा धोखा दे सकता है फिजिशियन को। वही बात नहीं बोल रहा है। हाँ, तो अति से भला न बोलना, अति से भली न चूप, दोनों नुकसान करेंगे। डॉक्टर जी से का कमाई कौन हो गया, मुझे लग रहा। जी बॉस उसको ही आ गया था। नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बोलता ही रहता हूँ सबको कुछ ना कुछ। तो 96 में जो हम लोग बात कर रहे थे ना पहले की, जो बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में बताते हैं, इनमें मोस्टली हम वैसे बताएं प्रैक्टिकली बहुत सारी फीमेल्स मिलती हैं, और सच में जैसे यहाँ पे बताया ना कि अनमेडिसिनल कैरेक्टर अगर का कुछ देते हैं, यानी प्लेसिबो देते हैं उनको, तो कई बार ऐसा होता है, मतलब हम बताएं मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता, प्लेसिबो जाता है, अगली बार आते हैं तो वो प्लेसिबो से ठीक भी होती हैं। हाँ हमें इसमें आराम मिल गया, इसमें आराम मिल गया, इसमें आराम मिल गया, तो उन्हें सिर्फ वो बताना होता है, और वो बता चुकी होती हैं, अब उनके पास नए सिम्टम्स होते हैं। हाँ बिल्कुल बताने के लिए। हाँ, इसमें भी बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। ये बताते बताते जो है एंड में हमारे पास कुछ ही सिम्टम बचते हैं जो हमें समझ में आता है कि यही काम के सिम्टम्स हैं। ऐसे धीरे-धीरे चलते रहते हैं। हाँ, और उसमें ये कहा दीपशिखा के उन सिम्टम्स को कंसिडर करना जो वो हर बार जोर दे रहे हैं जिसपे, इसका मतलब वो पक्का उनके अंदर है। 88 फुटनोट में कहा है कि जो हर इवेंट में सामने आ रहा हो जो सिम्टम, उसको वो इसका मतलब डिजीज का हिस्सा है, अदरवाइज वो बदलते रहेंगे अपनी पिक्चर को। अच्छा, अब बहुत अच्छी बात आपने ऐसे कही कि या तो फीमेल होंगी या फिर फेमाइन मेल होगा, हिस्टोरिकल होगा, सेंसिटिव होगा, वो सब इस कैटेगरी के होंगे। और उनको आराम आने का कारण क्या है? आराम आने के पीछे एक तो उन्हें खुद ही नहीं पता, ये हो सकता है, या फिर उनकी मेंटल कैथारसिस हो सकती है, जो आप कह रही हो कि उनको एसएल से ही आराम आता क्योंकि उनकी सुन लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो आराम आने के पीछे दो तीन हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं, खुद ही क्लियर नहीं है, खुद ही इतने सेंसिटाइज नहीं है, मतलब सेंसिटाइज हैं,
तो इसलिए ये चीज वहां पे और रेक्टिफाई हो जाएगी जब आगे बात करेंगे। जी जी लेकिन लबोलबाब बहुत अच्छा ये निकला कि ऐसे पेशेंट की क्लियर पिक्चर निकालने के लिए आप कई विजिट तक उनको कुछ ना दें मेडिसिन, केवल एसल दें, और फिर जो वो बता रहे हैं हर बार उन सारे कलेक्शंस में से सिम्टम्स के उन सिम्टम्स को देखो वो जो हर बार जिस एक्सप्रेशन को या जिस सिम्टम को हर बार उन्होंने कंसिडर किया है बताते वक्त, तो वो फिर आपके डिजीज को बनाने की पोर्ट्रेट के पीछे एक अच्छा सिम्टम का पार्ट प्ले करेगा, अब हिस्से अपना हिस्सा है जी। जी 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 98 में कह रहे हैं कि नाउ एज सर्टेनली एज वी शुड लिसन पर्टिकुलरली टू द पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज सफरिंग्स एंड सेंसेशन एंड अटैच क्रीडेंस स्पेशली टू हिज ओन expressions wherewith he endeavors to make us understand his ailments। क्या बात है, कह रहे हैं अब निश्चित रूप से हमें सुनना होगा पेशेंट के ही डिस्क्रिप्शन को एक बात, और उसे भी सुनना होगा उसकी सफरिंग और उसकी सेंसेशन को क्रेडिबिलिटी के साथ उसके एक्सप्रेशन से मैच करते हुए, अटैच क्रीडेंस स्पेशली टू हिज ओन एक्सप्रेशन, उसके जो एक्सप्रेशन है बताते वक्त अपनी समस्या को उन पे हमें बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। वेयर विद ही एंडेवर्स टू मेक अस अंडरस्टैंड हिज एलिमेंट, उन एक्सप्रेशंस को हमें नोट करना होगा जरूर जिनके माध्यम से वो प्रयास कर रहा है हमें समझाने की अपनी समस्या को। तो ये वेरी एक्सप्रेशन का भाव आ गया अमित सर पाल, यहाँ हम पाल शायद निकल गए होंगे मुझे लग रहा। तो वेरी एक्सप्रेशन डॉक्टर सिमरन यहाँ भी महसूस हो रहा है, उसके अपने ओन एक्सप्रेशन जो होते हैं 84 में है ना वैसे वेरी एक्सप्रेशन, शायद जी देख लो एक बार। और वेरी एक्सप्रेशन तो बहुत ही गजब की चीज है भाई, हाँ वेरी एक्सप्रेशन 84 में है वैसे, और ये वेरी एक्सप्रेशन 98 में भी उसने यहाँ भाव दिया है अपना, तो इस पे यहाँ 98 भी लिख सकते हो आप ताकि हमें समझ में आ जाए कि और कहाँ बताने का कोशिश की गई है। ओके, बिकॉज अब ऐसा क्यों ध्यान देना है, बिकॉज इन द माउथ्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स दे आर यूजुअली अल्टर्ड एंड एरोनियसली स्टेटेड, क्योंकि उसकी वही इंफॉर्मेशन वही सिम्टम जो वो खुद बता सकता था एक्यूरेटली, वो उसके दोस्तों के मुंह के द्वारा या उसके अटेंडेंट्स के द्वारा वो त्रुटिपूर्ण तरीके से बदल के बताया जा सकता है जी। जी जी So certainly on the other hand in all diseases but especially in the chronic ones the investigation of the true complete picture and its peculiarities demands special circumspection, tact, knowledge of human nature, caution in conducting the inquiry and patience in an eminent degree। अब ये फिजिशियन की क्वालिटी बता दी एक तरह से केस टेकर की, कह रहे हैं निश्चित रूप से दूसरी ओर सभी डिजीज में है वैसे तो, लेकिन स्पेशली क्रोनिक डिजीज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान केस टेकिंग के लिए उनकी ट्रू कंप्लीट पिक्चर पाने के लिए पिक्युलरिटीज डिमांड होती हैं किसकी, स्पेशल सर्कमस्पेक्शन की, विशेष रूप से जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, पारखी नजर कह लो, पूरी बात को पारखी नजर से पकड़ना। फिजिशियन के टैक्ट भी काम करेंगे यहाँ, टैक्टिस, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर भी होना चाहिए फिजिशियन को, केस टेकर को,
caution in conducting the inquiry, और इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी है उसके प्रति क्वेश्चन बरतना। और लास्ट में कह दिया गया बड़ी बड़ी मात्रा में केस टेकर को पेशेंस भी होना चाहिए। इम्पेशेंट फिजिशियन, इम्पेशेंट केस टेकर कभी भी पूरी पिक्चर नहीं ला सकता। तो यहाँ फिजिशियन को पेशेंस वाला होना चाहिए, एक एमिनेंट डिग्री का पेशेंस भी चाहिए। और ये पेशेंस वहां तक जाएगा डॉक्टर दीपशिखा कि जब तक पिक्चर नहीं मिली थी तो उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली स्टालवार्ड्स ने, है जी। कई महीने लग सकते हैं, कई विजिट हो सकती हैं। अब उसमें हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि वो लोग उन्हें कभी चाय पे बुला लेते थे, कभी उनके साथ कहीं बाहर चले जाते थे, कभी दोस्ताना हो। तो देखो किसी भी, क्योंकि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब तक आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो आप प्रेस्क्राइब कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब चाहे वो तुरंत हो जाए क्लियर, चाहे उसे महीनों लग जाए। तो इसको मलिक सर पता क्या बोलते हैं? मलिक सर बोलते हैं भाई केस को क्रैक हमें ही करना है। अगर कोई केस नहीं ठीक हुआ, सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वहां वो फिर ये कहते हैं कि यह पेशेंट की कोई कमी नहीं है, हम क्रैक नहीं कर पाए। बहुत अच्छा सा वर्ड बोल रहे थे एक दिन, कह रहे क्रैक हमें ही करना है केस को। और ये क्रैक करना इसी को कहते हैं जब आप उस पेशेंट की ओरिजिनल पिक्चर उठा पाओ केस टेकिंग। और भाई बहुत है बेटा। उस समय याद है नए थे हम लोग, जब केस टेकिंग लेते थे तो ऐसे एक केस लेके जायसवाल सर के पास पहुंचे और हमने कहा सर ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है, पेशेंट कुछ निकल ही नहीं रहा है, क्या करें कैसे करें। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं बता रहा है तो ये भी उसका एक सिम्टम है। हाँ, और ये भी एक्सप्रेशन है निकालना हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने यही कहा था कि निकालना तो हमें है। पेशेंट उसे थोड़े पता है कि होम्योपैथी में हमें ये स्टेप्स आपके पास हो तो उसको आकर के बताना कि नहीं मैं टिमिड हूँ, नहीं मैं एग्रेसिव हूँ, मिलिए मुझसे, मैं हॉटी पर्सनैलिटी हूँ, ऐसा नहीं बताएगा वो। हाँ, तुम्हें बताना है, तुम्हें पता लगाना है और ये तुम्हारा काम है। हाँ, जब फाइनल में हम वो पढ़ते थे रिपर्टरी की बुक शशिकांत तिवारी साहब की, जी। तो शशिकांत तिवारी जी उस बुक में कहते हैं कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम 60% केसेस में नहीं आती। आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन को लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप पेशेंट आपकी लैंग्वेज भी नहीं बोल पा रहा, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और वो चाइनीज आ गया, वो जर्मन से आ गया, वो जापानी आ गया जो नहीं जानता हिंदी में बताना, इंग्लिश में बताना आपको, तो कह रहे हैं 60% आप उसके एक्सप्रेशन से ही क्रैक करोगे केस को। बिल्कुल। तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि आपको ह्यूमन नेचर पता होना चाहिए, आपको उसके जेस्चर पता होने चाहिए बॉडी के, और ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा अड़ंगा नहीं डालता है। बस इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, यहाँ जो ह्यूमन नेचर है उसको ऐसे समझे कि ये सोसाइटी के नेचर को भी, ये भी उसी में आएगा। जैसे मोस्ट क्या होता है जब केस टेकिंग के साथ में बहू अपनी सास के साथ आई हुई है तो कभी किसी केस में वो सही नहीं देगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं हमें बहू को अलग से बुला के कभी लेना है, उसको समझना है। या फिर जो ये किसी की वजह से मान लो हस्बैंड से ही या कोई भी है वहां पे ऐसा तो सही नहीं बता, हाँ, ये भी हाँ, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। बेसिकली ये सोशल रिचुअल्स भी पता होने चाहिए कि कब क्या करना है। और ह्यूमन नेचर को ऐसे भी समझ लो कि इसके चक्कर में कई लोग ना साइकोलॉजिकल कोर्स कर लेते हैं होम्योपैथ। जी 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 ह्यूमन नेचर को समझने के लिए कई बार मेरे जूनियर है एक दो, उन्होंने स्पेशल ये नहीं होता ह्यूमन साइकी, ह्यूमन साइकी पे भी कुछ एमए वगैरह कर लिया। अच्छा। और अपनी जीएनएम इसमें कितनी मदद करेगी?
नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर में, जीएनएम में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे, कौन कैसा है, कौन, अब इसमें आ जाओ, कौन हिस्टोरिकल है, कौन सिक्रेटिव है, कौन एक्सट्रोवर्टेड है, कौन एग्जैजरेटेड फॉर्म में है, ये सब इंसान के जितने भी स्वभाव हैं, कौन नेव है ना, कौन जी, जी, जी। बेनोवेलेंट है, तो ये सब आ जाएंगे। और जो आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी, इसमें सोशल जो हमारा वो है, सरकमस्टांसेस में सोशल हमारा स्टेटस है कि कौन किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, ये भी ह्यूमन नेचर के रूप में मदद करेगी। हाँ है जी। जी, 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 तो बिल्कुल। अब बस इसको 99 को मैं कर लेता हूँ, 100 पे रुकूंगे जब भी, कई लोग तो है नहीं और छोटा सा है, कहो तो कर लूं। जी जी जी, बहुत। हाँ, 99 में कह रहे हैं, ऑन द होल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूट डिजीजेज or of such as have existed but a short time is much the easiest for the physician, because all the phenomena and deviations from the health that has been but recently lost are still fresh in the memory of the patient and his friends, still continue to be novel and striking. अब वो कह रहे हैं ऑन द होल, कुल मिलाकर के इन्वेस्टिगेशन जो है एक्यूट डिजीज की या ऐसे डिजीज की जो कि अभी थोड़े ही समय पहले एग्जिस्ट किया हो, आया हो, कह रहे हैं इज मच द इजीएस्ट फॉर द फिजिशियन, फिजिशियन के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है उसको इन्वेस्टिगेट करना, एक एक्यूट डिजीज को जो अभी अभी आया। क्यों? Because all the phenomena and deviations from the health that has been but recently lost are still fresh in the memory of the patient and his friends. क्योंकि जितनी भी घटना हुई है जिसकी वजह से बीमार हुआ एलिमेंट फ्रॉम के रूप में, जितने भी डेविएशंस हुए हैं हेल्थ में, वो अभी रिसेंटली हुए हैं, जो खोई है उसकी हार्मनी एक तरह से, और अभी स्टिल फ्रेश है उसकी मेमोरी में। अभी 15 दिन पहले ऐसा हुआ था जी, हफ्ते भर पहले ऐसा हुआ था जी, पेशेंट की भी और उसके फ्रेंड्स की भी मेमोरी में अभी फ्रेश मिल जाएगा ये एक्साइटिंग कॉज डॉक्टर दीपशिका। जी, जी, जी। स्टिल कंटिन्यू टू बी नोवेल एंड स्ट्राइकिंग, और अभी भी वो एकदम नया और स्ट्राइकिंग के रूप में कंटिन्यू कर रहा है उनकी मेमोरी में, इसलिए फिजिशियन के लिए आसान हो जाता है एक्यूट डिजीज की केस टेकिंग या इन्वेस्टिगेशन। The physician certainly requires to know everything in such case also, but he has much less to inquire into. हालांकि एक्यूट केसेस में भी फिजिशियन को निश्चित रूप से जानने की जरूरत है हर चीज, किस चीज की वजह से, कितने दिन पहले एकदम ठीक था, क्या हुआ था, उसको भी निश्चित रूप से जरूरत है जानने की हर चीज, परंतु लेस टू इंक्वायर इनटू, लेकिन बहुत ज्यादा बारीकी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती एक्यूट केस में। दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट स्पॉन्टेनियसली डिटेल्ड टू हिम, क्यों नहीं जानी पड़ती, बहुत ज्यादा इंक्वायरी में क्यों नहीं घुसना पड़ता, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पार्ट जो है एक्यूट डिजीज का स्वतः ही डिटेल्ड हो जाता है उसके सामने फिजिशियन के। तो इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में जब जाना पड़ता है ना, जब पक्की इंफॉर्मेशन आ ही नहीं पा रही, और जो खुला केस है सीधे सीधे समझ में आ रहा है, स्पष्ट रिलेशन समझ में आ रहा है कि ये हुआ था, ये हो गया, ये कौन था, ये इफेक्ट है, तो इसलिए वहां बहुत ज्यादा इंक्वायरी में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो मोस्ट पार्ट उसका डिजीज का स्पॉन्टेनियसली अपने आप को डिटेलिंग में रखता फिजिशियन के सामने। इसलिए एक्यूट में बहुत ज्यादा इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि जानना उसमें भी सब कुछ पड़ता है केस। ठीक है जी। जी तो ये था, यहां तक हो गए 99 तक। और कोई पॉइंट रखना किसी कैंडिडेट को, किसी बच्चे को? दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, कोई क्वेरी है किसी की भाई?
चलो ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, अजय भाई, राम 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 राम। राम राम बेटा, राम राम जी, राम राम सर। राम राम साहब, राम 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 सर। जी।